वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर ओ 2023 के लिए फुल लाइन टेस्ट की। ये जीएस का फुल लाइन टेस्ट है जिसको हम लगाएंगे आज की क्लास में, और ये दो भागों में रहेगा। एक भाग इसका आज रहेगा, एक भाग इसका कुछ देर बाद रहेगा, ठीक है। तो ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, बट मैं यहाँ पर हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, आपको इनमें से सही मिलान करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उससे क्वेश्चन है। आसफ अली कौन थे भाई? तो आसफ अली जो है रेलवे मिनिस्टर थे, ध्यान रखना। आई चुंद्रीकर कौन थे? आई चुंद्रीकर जो है वाणिज्य मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जॉन मथाई उद्योग मंत्री थे, ध्यान रखना। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। पहले का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधन से संभावित स्थापित क्षमता 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक हो जाएगी, जिससे 2014-15 की तुलना में 29-30 तक औसत ऊर्जा दर लगभग कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है जो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, याद रखना। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधन से संभावित स्थापित क्षमता 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक हो जाएगी, जिससे 2014-15 की तुलना में औसत उत्सर्जन लगभग 29% कम हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इजी है। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किस आर्टिकल में आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 29 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इनको जो है करेक्टली आपको जो है क्रोनोलॉजी के क्रम में लगाना है। देखो, बेसिन की संधि कब हुई है? बेसिन की संधि हुई है 1802 में। मैंगलोर की संधि 1784। इलाहाबाद की संधि सबको पता है 1765, बक्सर के युद्ध के बाद, सब जानते हैं। और राजपुर की जो संधि है ये हुई है 1806 में। अब इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, अब क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 1765 पहले नंबर पे, फिर 1784 दूसरे नंबर पे, फिर 1802 तीसरे नंबर पे और 1806 चौथे नंबर पे, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 2 1 4। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा रोग बार्डेटेला परट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, ये जो बार्डेटेला परट्यूसिस जो जीवाणु है, या इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसकी वजह से जो रोग होता है उसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं काली खांसी, याद रखना, ठीक है। काली खांसी को परट्यूसिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही संक्रामक सांस से जुड़ा हुआ रोग है जो बार्डेटेला परट्यूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और सामान्य भाषा में इसको हम बोलते हैं काली खांसी, यानी वूपिंग कफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? वूपिंग कफ, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कथन और कारण से है। तुर्क चाहते थे कि यूरोप के व्यापारी उनके साम्राज्य के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। कारण 1453 में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। देखो, अगर हम देखें कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, तुर्क चाहते थे कि यूरोप के व्यापारी उनके साम्राज्य के माध्यम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1453 में जब तुर्की ने कस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, तो उसके कब्जा करने का रीज़न ही यही था कि वो नहीं चाहता था कि यूरोपियन देश पूर्व के साथ व्यापार करें। वो चाहता ही नहीं था। अगर तुर्की ऐसा चाहता कि यूरोपियन देश पूर्व के साथ व्यापार करें, है ना, तो फिर वो इसको बैन ही क्यों करता? आज कस्तुनतुनिया पर कब्जा ही क्यों करता? फारस की खाड़ी में पड़ता है ये,
है ना। तो वो चाहते नहीं था कि व्यापार करें, और यहाँ पर क्या लिखा है कि तुर्की चाहता था कि उसके माध्यम से करें, ऐसा भी नहीं है। तो ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस पुरातत्वविद के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, माधव स्वरूप वत्स, है ना। माधव स्वरूप वत्स, ह्यू ट्रेवरर लैम्ब्रिक और जॉर्ज फ्रैंकलिन डेल्स, इन लोगों का ये कहना है कि जो है, मतलब सॉरी, इनमें से जो पहला ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अलीवाल की लड़ाई 1846 करेक्ट आंसर। मैं आपको ये भी बता दूं कि अलीवाल की जो लड़ाई है ये ब्रिटिश सेना और सिखों के बीच हुई है, याद रखिएगा। फिरोजपुर की जो लड़ाई है ये हुई है 1845 में, ये गलत है, ठीक। और फिरोजपुर की जो लड़ाई है ये महाराजा तेज सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई है। बद्दोवाल की लड़ाई 1846 में हुई है, ठीक है। और बद्दोवाल की जो लड़ाई हुई है ये हुई है महाराजा रणजीत सिंह और हैरी स्मिथ के बीच में। और सोबराव की लड़ाई भी 1846 में हुई है, ये भी ठीक है। और ये हुई है सिख और अंग्रेजों के बीच में। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 9, तो इनके अनुसार जो है हमें बताना है किसमें सबसे कम है। तो देखो, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या है 243, 243। यूपी में सबको पता है 403 है। पश्चिम बंगाल में है 294 और महाराष्ट्र में है 288। अब आपको बताना है सबसे कम किसमें है, तो बिहार में सबसे कम है इन राज्यों में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, किस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? तो ये कहा गया है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो लिखी है वीडी सावरकर ने, याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सोनार। सोनार क्या हाइपरसोनिक, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए, सोनार यूज करता है हाइपरसोनिक वेव्स को? नहीं, गलत जवाब। सोनार जो है हाइपरसोनिक को यूज नहीं करता है, ये अल्ट्रासोनिक को यूज करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सोनार में यूज होती है क्या? अल्ट्रासोनिक। यहाँ पर क्या कह रहा है? हाइपरसोनिक, तो गलत हो गया। पायरोमीटर उच्च तापमान मापेगा, सही है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता मापेगा, ये भी ठीक है। और राडार रेडियो तरंगों का यूज करता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन ए इसका गलत दे रहा है, तो यही सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? 12, मनसबदारी व्यवस्था फारसी भाषा का शब्द है, सही बात है, ठीक है। मुगल काल के दौरान अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ये भी ठीक है। और मनसबदारी की स्टार्टिंग मध्य एशिया से हुई है, ये भी ठीक है। यानी इसके सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 2 3 4 सब ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक तरफ देश दिए हुए हैं, एक तरफ राजधानी दी हुई है। देखो, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, पहले का मतलब सही नहीं है, ये पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, ठीक है। किर्गिस्तान की बिश्केक है, ये भी ठीक है। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो है, ये भी ठीक है। और ताजिकिस्तान की जो राजधानी है ये है दुशांबे। ताजिकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? वो है दुशांबे। और यहाँ पर जो अशगाबाद दे रहा है ये राजधानी है तुर्कमेनिस्तान की, ध्यान रखना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद और ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, तो यही इसका सही जवाब है। बाकी ऊपर वाले तीनों सही मिले हैं। चौलाई क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, चौलाई। तो चौलाई एक ऐसी सब्जी है जिसमें लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इनमें से कौन सा कथन ठीक है? देखो, तुर्की भाषा तुर्की शासकों की मातृभाषा थी, बात ठीक है, इसमें क्या डाउट हो सकता है। फारसी भाषा तुर्की शासकों की प्रशासनिक भाषा थी, ये भी ठीक है।
और मंगोलियाई भाषा तुर्कों के धार्मिक कार्यों की भाषा थी? नहीं, तुर्की शासकों के धार्मिक कार्य की भाषा थी अरबी, क्योंकि कुरान वगैरह सब किस भाषा में? अरबी में ही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। 1 और 2 सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा किस में ठीक है? ऑप्शन डी में ठीक है, यही सही होगा, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में 100 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की कमी दर्ज की गई है? तो भैया सबसे ज्यादा जो कमी दर्ज की गई है सोनभद्र में की गई है। अगर मैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जिन जिलों में कमी आई है वनावरण में, उसमें पहले नंबर पे सोनभद्र ही है। यहाँ पर करीब करीब 103 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। सोनभद्र के बाद नंबर आता है चंदौली का। चंदौली में करीब करीब इसके बाद नंबर आता है मिर्ज़ापुर का। मिर्ज़ापुर में करीब करीब 57 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। चंदौली में करीब करीब 11.7 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है। और बिजनौर में -4.7 मतलब 4.7 किलोमीटर की कमी आई है। तो ये इस क्रम में लगे हुए हैं, तो सोनभद्र इसका करेक्ट आंसर है। तो ये है सबसे 5 जहां पर सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, लॉर्ड रीडिंग के समय पे जो घटनाएं हुई हैं, देखिए लॉर्ड रीडिंग का समय क्या रहा है? 1921 से 1926। तो देखो इनमें से कौन कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के समय पर हुई है, आपको बताना है। देखिए लॉर्ड रीडिंग का समय आपको बताता हूँ पहले, 1921 से 1926। अब हम देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती हुई है 1925 में, सबको पता है, राम प्रसाद बिस्मिल। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ है, ठीक है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ है, 5 फरवरी के दिन, 4 फरवरी के दिन। और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जो है 1926 में हुई है। तो ये सभी घटनाएं जो हैं इसी के समय पर हुई हैं, सारी की सारी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यदि किसी क्षेत्र से जहां वायुमंडल में ओजोन का सांद्रण इतने यूनिट से कम हो जाए तो उस क्षेत्र को ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है। देखो सबसे पहले तो याद रखना, ओजोन की मोटाई मापने की जो इकाई है वो डाप्सन है। ओजोन की मोटाई इकाई में मापते हैं, डाप्सन यूनिट में मापते हैं, ध्यान रखना। और अगर किसी एरिया में ओजोन का सांद्रण 220 डाप्सन से कम हो जाए तो हम कहेंगे वहां पर ओजोन छेद हो गया। जैसे आपने सुना होगा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छेद है, तो ओजोन छेद का मतलब ये नहीं है कि वहाँ ओजोन नहीं है, वहाँ ओजोन है बट उसकी परत बहुत पतली हो चुकी है, तो उसे हम ओजोन छिद्र की संज्ञा देते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उन्नीस 1970 के दशक में जम्मू कश्मीर सरकार ने किसके सहयोग से हंगुल प्रोजेक्ट तैयार किया था? प्रोजेक्ट हंगुल, ये आपको बताना है। देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसके सहयोग से और वन्य जीव कोष के सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से तैयार किया था प्रोजेक्ट हंगुल। इसका इसमें कोई योगदान नहीं था, यूएनईपी का कोई योगदान नहीं था, केवल ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। 20 देखो, पहला है कथन, दूसरा है कारण। पुर्तगाली तुर्की और अरबों की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना चाहते थे, ठीक है। कारण, पुर्तगालियों द्वारा यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया था। अब देखो पुर्तगाली तुर्की और अरबों की बढ़ती शक्ति को संतुलित करना चाहते थे, ये बात सच है, इसीलिए पुर्तगालियों ने बहुत सारे युद्ध भी लड़े, ठीक है। जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े अरबियों के साथ, मुसलमानों के साथ। और पुर्तगालियों ने भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग खोजा, ये भी सही है। वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए नया रास्ता खोजने वाला पहला व्यक्ति बना। लेकिन ये कारण इसका जो कथन का दे रहा है ये मैच नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है दोनों सही, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण अपने आप में फैक्ट तो ठीक है, बट ये इससे कहाँ जुड़ा हुआ है यार? ये तो बोल रहा है कि हमें शक्ति को बैलेंस करना है, तो शक्ति बैलेंस क्यों करना चाहते थे? तो उसका कारण ये थोड़ी था कि रास्ता खोज लिया, तो एक अलग ही बात हो गई, मतलब है ना। आपसे पूछ रहा है कुछ, आप बता कुछ रहे हो, भले वो फैक्ट सही है लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, 1930 में प्रकाशित पुस्तक मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन किस लेखक ने लिखी है? ये 21
तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है, इसमें नहीं है वो। और ये जो बुक है ये लिखी है, मैं आपको बता दूं, जॉन मार्शल ने। इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है? जॉन मार्शल। ठीक, जॉन मार्शल ने 1931 में मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन इस बुक को लिखा। और अब चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 देखो, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भारतीय बीज विज्ञान प्रयोगशाला मऊ में है, ठीक है। कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मेरठ में है, ठीक है। कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ठीक है। और सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये तो हम करोड़ों बार पढ़ चुके हैं यार, महुआ में का, ये तो वाराणसी में है। ये कहाँ पर है? वाराणसी में। 23 देखिए, किसके काल में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में अर्थव्यवस्था के मंत्री के रूप में देखरेख की है? किसने? तो महाराजा रणजीत सिंह के जो जो वित्त मंत्री हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भगवान दास। याद रखना, भगवान दास थे महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री। और यहाँ पर एक व्यक्ति और भी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है फ़कीर अजीजुद्दीन। और ये कौन थे? ये थे इनके विदेश मंत्री। ऑप्शन ए वाला विदेश मंत्री है और ऑप्शन बी वाले जो है वित्त मंत्री हैं, ध्यान रखना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 71वें संविधान संशोधन 1992 के जोड़े जाने के बाद अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1992 में हुआ है, पहले तो ये याद रखना कब हुआ है ये 1992 में हुआ है। इसमें जो है हमने किन किन भाषाओं को जोड़ा? हमने इसमें जोड़ा नमक को। नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको नमक के नाम से जानते हैं, है ना, नमक। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा था। और इनको जोड़ने के साथ ही जो भाषाओं की संख्या हो गई थी जो 8वीं अनुसूची में, वो हो गई थी कितनी? 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है 25 देखिए, महारानी जिंदन कौर को जो पेंशन दी जानी थी उसे अंग्रेजों ने घटाकर 48,000 रुपये कर दिया। इससे पहले इनको कितनी पेंशन दी जानी थी? तो इससे पहले इनको पेंशन दी जानी थी 1.5 लाख। तो भैरववाल की संधि के अनुसार महारानी जिंदन कौर को साल में 1.5 लाख रुपए पेंशन दी जानी थी, जिसे अंग्रेजों ने घटा करके कर दिया 48,000। काफ़ी सुअर थे अंग्रेज, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कुशीनगर का क्या फेमस है? केला फाइबर उत्पाद, सही बात है। लखीमपुर खीरी का क्या फेमस है? सजावटी सामान, नहीं। लखीमपुर खीरी का फेमस है जनजातीय शिल्प। जनजातीय शिल्प। मऊ का जनजातीय शिल्प फेमस है? नहीं। मऊ का जो फेमस है वो है वस्त्र उत्पाद। और देवरिया का क्या फेमस है? वस्त्र उत्पाद, नहीं, सजावट का सामान। ऊपर नीचे कर दिया है इनको, तो ये नीचे वाले तीनों गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 27 देखो, एक तरफ कथन है एक तरफ कारण है। सर जॉन शोर को अहस्तक्षेप की नीति का जनक माना जाता है। कारण, गवर्नर जनरल बनने के बाद जॉन शोर ने मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जॉन शोर को अहस्तक्षेप नीति का जनक माना जाता है। अहस्तक्षेप का मतलब है कि जो भी राज्यों के इंटरनल मैटर हैं, ठीक है, जो भी इंडियन स्टेट है उनके जो इंटरनल मैटर है उनमें हम कोई भी इंटरफियर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। और पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन कौन लेकर के आया है? सर जॉन शोर। इनका कहना था कि राज्यों के जो भी आंतरिक मामले हमसे मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और जब ये गवर्नर थे तो उन्होंने मैसूर के प्रति इस नीति को अपनाया था, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। 28 देखिए, भूतापीय क्षेत्रों से जुड़े हुए कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको बताना है। पूगा घाटी लद्दाख में है, सही बात है ना। ताता पानी जो है छत्तीसगढ़ में है, ये भी ठीक है। तप्त पानी उड़ीसा में है, ये भी ठीक है। अनहोनी जो है पश्चिम बंगाल में, नहीं, अनहोनी एमपी में है, ध्यान रखना। अब ये है क्या? ये हॉट वाटर जो है हम कहेंगे
ये जो है ये है हॉट वाटर, या इन्हें हम क्या बोलेंगे, जियो थर्मल एनर्जी सोर्स कह सकते हैं, हॉट वाटर नहीं, इन्हें हम बोलेंगे जियो थर्मल एनर्जी सोर्स। ओके। 29 देखिए, शुजाउद्दौला के बारे में इनमें से कौन सा, मतलब शुजाउद्दौला ने किसके साथ बनारस की संधि की, शुजाउद्दौला आपको बताना है। तो शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 में बनारस की संधि की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कब की है, 1773 में, याद रखना, बनारस की संधि। 30 देखिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी हस्ती ठुमरी गायिका होने के साथ साथ गजल गायक भी है? करेक्ट आंसर है बेगम अख्तर। ठीक है। 31 देखिए, अलीनगर की संधि आपको बतानी है। अलीनगर की संधि बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला, मतलब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। क्या स्टेटमेंट सही है? सही है। इस संधि के द्वारा कंपनी का अधिकार क्षेत्र और विशेषाधिकारों को फिर से स्थापित किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा गया, जिसका निर्णय स्वयं नवाब को करना था। ये भी बात सही है। और अलीनगर की संधि कब हुई है? 9 फरवरी 1757 को ध्यान रखना। ठीक है, अलीनगर की संधि कब हुई है? 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और इसके कुछ दिन बाद ही जून में जो है हुआ है प्लासी का युद्ध, 1757 में। ये फरवरी में हुई है, इसके बाद प्लासी का युद्ध होगा। तो 1 2 3 तीनों सही हैं, सभी सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तेल की मात्रा को बैरल में मापते हैं, सही बात है। ओजोन की मोटाई डाप्सन में, मैंने अभी आपको बताया। जल का भाप क्यूसेक में, ये भी सही है। पारिस्थितिकी दबाव को पास्कल में नहीं मापा जाता है। पारिस्थितिकी दबाव को, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको बार में मापते हैं। पास्कल को मापा जाता है दाब, दाब को पास्कल में मापा जाता है, याद रखना। ठीक है, प्रेशर को। 33 देखिए, भारत में वास्तविक ब्रिटिश संप्रभुता किस युद्ध के जीत के बाद ही स्थापित हुई? तो देखिए, 2 युद्ध हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, 1773 का बैटल ऑफ प्लासी, और जो एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है इसमें, वो है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है एक इम्पॉर्टेंट है, जो युद्ध हुआ है 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध ही ऐसा युद्ध था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के शासन के रास्ते खोल दिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 34 देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक जी शंकर कुरूप 1965 में थे। वह किस भाषा के लेखक थे? जी शंकर कुरूप। तो जी शंकर कुरूप जो है, ये एक मलयालम लेखक थे, याद रखना। और इन्होंने जो है, इनकी एक बुक भी है, मतलब कविताओं का संग्रह है, जिसका नाम है द बैम्बू फ्लूट। द बैम्बू फ्लूट नाम से इनकी एक बुक भी है, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछी जा सकती है। द बैम्बू फ्लूट। 35 देखिए, सत्रह सौ बहत्तर में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस मराठा शासक के नेतृत्व में मराठों की संरक्षिता स्वीकार करने के लिए दिल्ली आया था? करेक्ट आंसर है इसका माधवराव। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़ के इलाहाबाद से दिल्ली आ गया, और उसने कहा कि मैं माधवराव के नेतृत्व में मराठों की संरक्षिता स्वीकार करता हूं, मैं मराठों को अपना संरक्षक बनाता हूं, और अब मैं अंग्रेजों के खिलाफ हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। माधवराव की बात करूं तो माधवराव का समय जो है 1761 से लेकर 1772 तक मराठा नेतृत्व इन्होंने संभाला है, याद रखेंगे। 36 देखिए, 36, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने वाला डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 36, तो एंडोस्कोप जो है, ध्यान रखना, ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे काम करता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है एंडोस्कोप, और अंदर की तस्वीरें खींच करके बाहर दिखाता है क्या अंदर मामला है। 37 देखिए, पहली बहुसंगीति कहाँ हुई है? पहली बहुसंगीति हुई है राजगृह में।
दूसरी बौद्ध संगीति हुई है वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में। ठीक है, ये भी याद रखना किसके समय पे हुई है। तो पहली बौद्ध संगीति जो है वैशाली में अजातशत्रु के समय पे हुई है, मतलब सॉरी राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के समय पे हुई है। दूसरी संधि मतलब दूसरी बैठक वैशाली में कालाशोक के समय पे हुई है। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के समय पे हुई है और चौथी कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय पे हुई है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, विश्व पोलियो दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो विश्व पोलियो दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं 24 अक्टूबर को, तो अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। 39 देखिए, विटामिन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। तो मैं आपको बता दूं, पानी में घुलने वाले जो विटामिन हैं वो है विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6। ठीक, ये सारे के सारे जो है पानी में घुलने वाले विटामिन हैं। ठीक है, हाँ। अब विटामिन सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ऑप्शन में है, नहीं है। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन, थायमिन है, पानी में घुलेगा। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ये भी पानी में घुलेगा। और विटामिन B6 को बोलते हैं नियासिन, ये भी पानी में घुलेगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पानी में घुलनशील नहीं है ये आपको बताना है। तो पानी में भैया इनमें सब घुलेंगे, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों तो घुलेंगे, विटामिन सी भी घुलेगा, और इनमें से कोई ऑप्शन में मतलब ऐसा कोई नहीं है जो पानी में ना घुले, तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत जैव ईंधन स्टार्च फसलों जैसे गेहूं, मक्का आदि से प्राप्त साधारण शर्करा के किण्वन द्वारा निर्मित होता है। यानी ये जो है फर्मेंटेशन से मिलता है मक्का और गेहूं से। इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो भाई अगर आप इसमें ये देखो कि फर्मेंटेशन से हमें कौन सा मिलेगा, है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इथेनॉल। अभी आपने सुना होगा गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमें करनी है पेट्रोल में। तो E20 अभी आप देखेंगे जो नई नई बाइक्स आ रही हैं ना, उन पे लिखा होता है E20, मतलब वो ऐसे पेट्रोल को इंजन में यूज़ कर सकती हैं जिसमें 20% इथेनॉल ब्लेंड किया गया है। तो ये आपको याद रखना। तो ये जो है इथेनॉल हमें मिलता है। 41 देखिए, ललित विस्तर सूत्र एक संस्कृत महायान बौद्ध सूत्र है जो गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी दर्शाता है। दूसरा कथन, मिलिंद पन्हो बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर के बीच संवाद से संबंधित है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है और पहला कथन भी बिल्कुल ठीक है। ललित विस्तर जो है एक महायान बौद्ध सूत्र है जो संस्कृत भाषा में है, जिसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 42 देखिए, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में लागू किया गया, ये किससे संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। तो कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ये जुड़ा है मतलब ये जो जुड़ा है संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण से, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीवित संशोधन जीव जो है जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनके ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 में आया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये कार्टाजेना नाम की जगह कहाँ पर है। 43 देखिए, इन घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें क्रम से लगाइए। दिवाली घोषणा जो लॉर्ड इरविन ने की थी कब की है, 1929 में। गांधी इरविन समझौता सबको पता है, गांधी इरविन समझौता हुआ है मार्च 1931 में। सांप्रदायिक घोषणा ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में की है। और दांडी मार्च शुरू हुआ है 12 मार्च 1930 को। अब इन्हें क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी दिवाली घोषणा, उसके बाद दांडी मार्च, उसके बाद सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा,
कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। ओके, अब क्रम से लगा देते हैं। सबसे पहले आएगा ये 1929, फिर 1930, फिर 1931, 1932। इन्हें क्रम से लगा लीजिए, कोई डाउट नहीं है, आसानी से इसका आंसर आप कर पाओगे। 44 देखिए, मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। दूसरा, मनुष्य की आंख हरे पीले रंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तीसरा, हमारे कानों पर किसी ध्वनि का प्रभाव सेकंड के 10वें हिस्से, मतलब सेकंड के 1/16वें हिस्से तक बना रहता है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, 1000 से 5000 हर्ट्ज तक की ध्वनियाँ हमारे लिए उपयुक्त हैं। मनुष्य की आंख हरे पीले रंग के लिए उपयुक्त है, ये भी ठीक है। लेकिन हमारे कानों पर जो कोई भी आवाज़ जो हम सुनते हैं उसका असर हमारे कानों और दिमागों पर कितनी देर रहता है, तो ये 1/10 सेकंड तक रहता है। यहाँ पे क्या दे रहा है, 1/16, तो ये गलत है, यही गलत है, बाकी ऊपर वाले दोनों ठीक है। 44 देखिए, 44 हो गया। 45 देखिए, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार इनमें से किस जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण है? खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत या चित्रकूट? तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चित्रकूट, याद रखना। यूपी में सबसे ज़्यादा जंगल सोनभद्र में है, याद रखना। और इन जिलों में अगर हम बात करेंगे, इन जिलों में सबसे कम जंगल कहाँ पर है, तो इन जिलों में जो है सबसे कम जंगल चित्रकूट में है। यहाँ पे 631 किलोमीटर स्क्वायर जंगल है, ठीक है। ऐसा मत सोच रहे चित्रकूट में यूपी में सबसे कम है, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है निम्नलिखित जिलों में आपको बताना है, जो इनमें दिए हैं इनमें बताना है, ऑल ओवर कम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ऑल ओवर आप मुझे कमेंट करके बताओ, यूपी में सबसे कम जंगल किस जिले में है ऑल ओवर, और ऑल ओवर सबसे ज़्यादा किस में है, सोनभद्र में है, ध्यान रखना, ठीक है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जंगल है। 2000, मैं डेटा भी आपको देता हूँ, 2436 किलोमीटर स्क्वायर जंगल है सोनभद्र में। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी पूर्ण रूप से खड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई, व्यक्ति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर आपको अपना पूरा फुल देखना है सर से लेके पैर तक, तो आपका पूरा शरीर देखने के लिए आपका जो मिरर है वो कितना होना चाहिए? तो अगर मान लो कोई आदमी 6 फुट का है तो, और उसे अपना जो है देखना है, अपना पूरा शरीर देखना है, तो उसको जो शीशा लगेगा अपनी लंबाई का आधा लगेगा, यानी 1/2, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, आपको दोनों को मिलाना है। देखो जरा, चलिए आपको मिलाना है। देखिए, राजपुर परसू नाम की जो जगह है, ये जो पुरा स्थल है ये बिजनौर में है, ठीक है। बिसौली जो है ये बदायूं में है, ठीक। सरथौली जो है ये शाहजहांपुर में है, और परिहार जो है उन्नाव में है। यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें मिली है तांबे की निधियाँ या तांबे की मुद्राएं, इन स्थानों से प्राप्त हुई हैं, याद रखना। तो इसका करेक्ट मिलान हो गया। 48 देखो, सामवेद के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। 48, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौमुदी संहिता, ये गुजरात राज्य से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। राणायनीय संहिता ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी ठीक है। और जैमिनीय संहिता कर्नाटक से संबंधित है, ये भी ठीक है। यानी ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। 49 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जोगी और नाथ जाति की वर्ग की समस्याओं को पहचानना और उनके समाधान एवं सहायता करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की है? और बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर जो है गलत कर आएंगे। वो सोचेंगे गोरखनाथ बोर्ड कहाँ बनेगा? यूपी में बनेगा, यूपी में ही तो है बाबा जी, तो गलत कर आएंगे। याद रखना, यूपी नहीं है भैया, इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, पेपर में पूरा पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। एक तरफ दिए हुए हैं तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर, एक तरफ उनके प्रतीक। देखिए पार्श्वनाथ जो है, इनका जो प्रतीक है वो सांप होता है।
महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह होता है, याद रखेंगे। वासु पूज्य का जो प्रतीक है वो है भैंसा, और विमल नाथ का जो प्रतीक है वो है वराह। इनमें बाकी आप भूल जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का कम से कम याद रखना है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, तो कम से कम इनको आपको याद रखना है। ये हुआ आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें काफ़ी नए क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरीके की सीरीज़ देखने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।